सुप्रभात बच्चों, मैं आत्मिक ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको आज व्याकरण में सर्वनाम का अध्ययन कराऊंगी। इसके पहले का पाठ आप अपनी पूर्व टीचर से आशा है पढ़ चुके होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे। तो मैंने जैसा कि कल बोला था कि आज आपको व्याकरण कराऊंगी, तो आप अपनी व्याकरण की पाठ्यपुस्तिका ले लीजिए। पाठ्यपुस्तिका का नाम है मैं और मेरा व्याकरण। इसमें पृष्ठ संख्या 141 141 खोलिए। ऊपर हेडिंग दी हुई है सर्वनाम, प्रोनाउन। तो मैं आज आपको सर्वनाम की व्याख्या करूंगी, उसकी परिभाषा बताऊंगी और आशा है आपको ये समझ में आएगा। तो आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके द्वारा लिखित वाक्यों से जुड़िए और समझिए। ध्यान से देखिए और मेरे साथ मिलाइए कि मैं क्या बोल रही हूँ और फिर उसकी व्याख्या को समझिए और सुनिए। सांप बोला, आकाश। आकाश को लेकर क्या सांप चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या सांप बाज के आकाश में रेंग सकता है? हूँ ना भाई, बाज का आकाश बाज को ही मुबारक। सांप के लिए तो यह गुफा भली। ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है, ये जो वाक्यों का संग्रह है, ये पढ़ने में आसान है, पर आपको इसके द्वारा कहे गए वाक्य शब्द सही और सटीक लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, पढ़ने में आपको अच्छे लग रहे हैं? नहीं। इसमें हर जगह एक ही शब्द को बार बार लिखा गया है और दोहराया गया है। तो ये समझ में तो आ रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, पर हमें इसकी जो रचना है, ये जो लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा कर्णप्रिय, कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसको और सुंदर ढंग से बनाने के लिए हम अलग ढंग से अब इस दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब इसको पढ़िए। सांप बोला, आकाश। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। ठीक है। तो अब जहाँ पर ये सांप, बाज नाम थे, आपको पहले पूर्व टीचर ने आपको संज्ञा में बताया होगा कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सांप है, ये बाज है, ये नाम है। तो नाम के साथ अगर हम इस वाक्य को बार बार पढ़ रहे हैं तो हर जगह ये सटीक नहीं बैठ रहा, हर जगह ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा और समझ तो हमें आ रहा है, पर भाषा की सुंदरता नहीं दिख रही। तो भाषा को और अच्छे ढंग से सुंदर बनाने के लिए, या संज्ञा में नाम जो होता है उसकी जगह हम कुछ अलग शब्द का जो प्रयोग करते हैं, उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि सांप बोला, यहाँ तो ठीक है। आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? ऊपर क्या लिखा था? आकाश को लेकर क्या सांप चाटूंगा, मतलब सांप बार बार अपना तो नाम नहीं ले सकता ना, तो उसकी जगह एक शब्द का निर्माण हुआ जो कि है मैं। ठीक है। तो सांप ने क्या बोला? मैं चाटूंगा। अब आपको ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, आपके समझ में ही आ गया कि ये सांप अपने बारे में बोल रहा है। तो ये जो शब्द है उसकी सुंदरता बढ़ गई और हमें ये अच्छे से समझ में भी आ गया और हमें देखने, सुनने और पढ़ने में ये शब्द अच्छे भी लग रहे हैं। तो ये पैराग्राफ ऊपर के पैराग्राफ के अर्थ से मिलता जुलता है, परंतु ऊपर के पैराग्राफ में नाम को बार बार दोहराया गया है, जबकि यहाँ पर उसकी जगह दूसरे शब्द को रखकर वाक्य को और सुंदर बना दिया गया। तो बच्चों, दोनों अनुच्छेद पढ़कर आपको कैसा लगा? आप अपनी अध्यापिका के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, तो आप मेरे साथ इसके संबंधित अगर कुछ प्रश्न हो, कुछ न समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिए। फिलहाल मैं आपको इसकी व्याख्या और अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि एक ही शब्द की आवृत्ति से कैसे भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना ऊपर कि सांप अपने नाम को बार बार बोल रहा है, या सांप के नाम को बार बार यहाँ दर्शाया जा रहा है, तो ये सुनने में कर्णप्रिय नहीं लग रहा, पढ़ने में आंखों को अच्छा नहीं लग रहा और हमें ये शब्द समझ में तो आ रहे हैं पर सुंदर नहीं लग रहा है, मतलब उसकी शब्दों की सुंदरता नष्ट हो गई। भाषा के इसी सौंदर्य को बचाए रखने के लिए भाषा में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? जो भाषा की सुंदरता है, देखिए भाषा को हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, शायद वो समझ में आ भी जाए,
पर अगर हम सुंदर ढंग से लिखेंगे, अच्छे से हर एक शब्द को सही से सजा कर लिखेंगे, तो भाषा सुनने में अति कर्णप्रिय हो जाएगी और हमें समझ में भी आएगी, अच्छी भी लगेगी और बोलने में भी सुंदरता प्रतीत होगी। तो उसी तरीके से संज्ञा मतलब नाम हम हर जगह बोल तो सकते हैं, पर अगर उसकी जगह हम कुछ अलग शब्द जैसे मैं, तुम, वह, उन्हें, उससे, ऐसे शब्द अगर हम लगा दें तो हमें भाषा समझ में भी आएगी और भाषा की सुंदरता भी बनी रहेगी। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। ध्यान से पढ़िए। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। ठीक है, सबके लिए नाम या सबका नाम मतलब इसमें सभी के नाम के जगह पे हम एक दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब जो संज्ञा होता है नाम, उसकी जगह जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। ये इतना कठिन नहीं है। आप आराम से इस लाइन को वापस मैं रिपीट करती हूँ, सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम या सबका नाम। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में आपको समझाई मैंने इसकी परिभाषा, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब सर्वनाम के कुछ उदाहरण होते हैं जो मैं आपको अपने नोट्स में लिख के दिखाती हूँ। तो बच्चों देखिए, ये पिक्चर में मैंने सर्वनाम के कुछ उदाहरण लिखे हैं। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि सीता गीता को कह रही है कि वो उसे पुस्तक देगी। तो इसमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि सीता ने गीता से कहा कि सीता गीता को पुस्तक देगी। समझ में तो हमें तभी भी आ रहा है कि सीता गीता को पुस्तक देगी, लेकिन यहाँ पर मैं और तुम्हें दो सर्वनाम लग जाने से वाक्य की सुंदरता भी बढ़ गई और आपको समझ में भी आ गया कि पुस्तक सीता ही गीता को देगी। उसी प्रकार रमेश एक अच्छा छात्र है, वह रोज विद्यालय जाता है। यहाँ पर रमेश एक अच्छा छात्र है और रमेश रोज विद्यालय जाता है, समझ में तो आता है, पर वही बात कर्णप्रिय नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। तो यहाँ पर वह लिख करके हम उस शब्द को और सुंदर भी बनाएं और रमेश की जगह वह, हमें समझ में भी आ गया कि ये रमेश के ही बारे में कहा जा रहा है। लालू मोहन के साथ उसके घर गया। ठीक है, उसके मतलब लालू के घर मोहन गया, तो यहाँ पर उसका सर्वनाम है। मैं आपसे बात करूँगी, मैं आपसे, मेरा नाम और आपका नाम, ये दोनों भी लिख के हम ये वाक्य लिख सकते थे, पर मैंने उसकी जगह सर्वनाम वाक्य मैं और आपसे जोड़ करके इस वाक्य को सुंदर बनाया और आपके समझ में भी आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये रहे कुछ सर्वनाम के उदाहरण, जिससे आपको सर्वनाम की परिभाषा समझने में आसानी होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। अब पृष्ठ संख्या 142 142 पेज पलटिए और यहाँ पर सर्वनाम के भेद हम पढ़ेंगे। ध्यान से मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके तो आप मेरा वीडियो देखते समय अपनी बुक का यही पृष्ठ खोल करके मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास कीजिए। मैंने वैसे पिक्चर आपके सामने स्क्रीन पर लगा के रखी है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद हैं, जिसके द्वारा सर्वनाम की परिभाषा और अच्छे से परिभाषित की जाती है और उसके भेदों के द्वारा सर्वनाम को हम अलग अलग तरीक़ों से समझ सकते हैं। मैं धीरे धीरे आराम से आपको व्याख्या कर रही हूँ ताकि आपके समझने में आसानी हो। फिर भी अगर कुछ परेशानी होती है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम की व्याख्या करेंगे। मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तुम आज विद्यालय नहीं गए, देखो वह आ रहा है। इन तीनों वाक्यों में मैं, तुम तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। पिछले आपको सर्वनाम की परिभाषा समझाते समय मैंने बोला ना कि किसी भी नाम की जगह जो शब्द हम लिख करके वाक्य को सुंदर बनाते हैं वही सर्वनाम है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम नहीं है, लेकिन उसकी जगह मैं शब्द से उसको संबोधित किया गया है। तुम
और उसी प्रकार वह। तो ये शब्द सर्वनाम हुए जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जो कि जो खुद बोल रहा है उसके लिए, किसी के विषय में जो बोल रहा है उसके लिए, और किसी अन्य ही व्यक्ति के विषय में लिखा गया शब्द है। तो ये तीनों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं, लिखे गए हैं। स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसमें विशेषतः एक पुरुष के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया उनके नाम की जगह, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति विशेष के लिए ही होता है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अच्छा, इसके भी 3 भेद हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, म मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, ग अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ये हिंदी में ऊपर स्पष्ट हो जा रहा है, फिर भी इसके भेद के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो व्यक्ति बोलता है और वो अपने लिए अपने नाम के बजाय जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैं व्यायाम कर रही हूँ, इसकी जगह मैं अगर ये लिखूँ कि मैं रचना टीचर आप व्यायाम कर रही हूँ, आपको समझने के लिए बता रही हूँ मैं ये बात, तो यहाँ पे मेरा नाम भी हो सकता है, पर यहाँ पर नाम की जगह मैं शब्द का उल्लेख किया गया है, तो ये मैं सर्वनाम हुआ जो नाम की जगह उपयोग किया जा रहा है। हम कल घूमने जाएंगे, यहाँ पर हम सर्वनाम हुआ। हमारा सारा काम पूरा हो गया है, यहाँ पे हमारा शब्द सर्वनाम हुआ। मेरा नाम मंजुला है, उसी प्रकार यहाँ पर मेरा शब्द सर्वनाम हुआ। अब दूसरा क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भी जो 3 भेद हैं उसमें से ये ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका उल्लेख मैं कर रही हूँ। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर ये बात है कि जिस दूसरे व्यक्ति के विषय में, यानी जो दूसरा व्यक्ति हमारे सामने सुनने वाला है, जो श्रोता है, उसके लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम गुजरात से कब लौटे, सामने वाले व्यक्ति के नाम की जगह तुम का प्रयोग हो रहा है। तुमने अब तक सफाई नहीं की, आप कल हमारे घर आइएगा, मतलब ये भी सामने वाले व्यक्ति के लिए ही हो रहा है कि आप कल हमारे घर आइएगा। तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो इसमें से तुम, तुमने, आप और तुम, ये चारों शब्द सर्वनाम हैं। कौन से सर्वनाम हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रही है बात? सर्वनाम, उसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और अब मैं आपको अगले पृष्ठ संख्या 143 से तीसरा ग पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। तो पेज पलटिए, मतलब पेज की तरफ देखिए, जो 143 पेज है उसकी तरफ देखिए, जस्ट आपके बगल में है। ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता, जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है उसके बीच जो व्यक्ति है वो उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके संबंध में जो बात की जा रही है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि वक्ता और श्रोता के बीच में जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी उस अन्य व्यक्ति के नाम की जगह अगर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे गलती करने पर उसे सजा अवश्य मिलेगी। उसे कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, लेकिन उसकी जगह हमने उसे शब्द को लिख करके यहाँ पर इस शब्द को और सुंदर बनाया और आपको समझने में भी आसानी हुई। तो हमने उसकी नाम की जगह कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? उसे। तो गलती करने पर उसे सजा अवश्य मिलेगी, तो ये क्या हुआ? उसे क्या हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। उसी प्रकार वह बहुत अच्छा चित्रकार है, तो यहाँ पे वह शब्द जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ।
वे आपस में बात कर रहे हैं। वे मतलब कोई अन्य, तो उनके नाम की जगह हमने वे शब्द को उल्लेख किया, तो यहाँ पर वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। उसी प्रकार उन्होंने राधा को क्यों नहीं बुलाया। उन्होंने, वो कोई तीसरा व्यक्ति हैं जिनका कोई नाम विशेष होगा, लेकिन यहाँ पर हम उनके नाम की जगह उन्होंने को पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ साथ कई बार अन्य पुरुष के नाम में भी किया जाता है। जो आप शब्द है ना, वो कई बार मध्यम पुरुष यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अलावा भी किसी अन्य पुरुष के, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे भी हम आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इसीलिए धीरे धीरे अच्छे से आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी पाठ्यपुस्तिका से भी इस बात को पढ़ सकते हैं और मेरी व्याख्या को भी दोबारा सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप शब्द को हम सामने वाले के लिए और किसी अन्य व्यक्ति विशेष के लिए भी उसके नाम की जगह पर लिख करके सर्वनाम है वो समझ सकते हैं। जैसे कि गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत प्रिय थी। तो गांधी जी देश के नेता थे और गांधी जी को ही अहिंसा बहुत प्रिय थी, बट यहाँ पर हम आपको शब्द लिख करके गांधी जी को संबोधित भी कर रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं और यहाँ पे सर्वनाम शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको जो है वो सर्वनाम शब्द है। कौन सा सर्वनाम शब्द है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। गांधी जी न बोल रहे हैं, गांधी जी ने हमारे सामने बैठे। गांधी जी कौन है? अन्य व्यक्ति हैं। तो हम अन्य व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब यहाँ पर है हमारे अध्यापक बहुत ज्ञानी हैं। ठीक है, आपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है। वो कौन है? आपके अध्यापक। और उन्होंने क्या पाया है? सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार। तो हम उनका नाम न लेकर उनको आपने यानी आप बोल करके एक सम्मान दे रहे हैं और आपने शब्द को लिख करके यहाँ पर हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कि है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपने शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ क्योंकि अध्यापक हमारे सामने नहीं है, वो कहीं और है, तो लेकिन हम उनके विषय में बात कर रहे हैं तो हम उनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की संज्ञा देंगे, नाम देंगे। तो उसी प्रकार दूसरा हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा, ये पहला जो था ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम था और इसके ये हम 3 भेद पढ़े। समझ में आ गई बात? अब जो सर्वनाम है, सर्वनाम के भेद में वो दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आ गई बात? यानी कोई पास का व्यक्ति या कोई दूर का व्यक्ति, उसके बारे में हम निश्चयपूर्वक यानी पूरी तरह से संतुष्ट होकर के पूरी तरह से हम निश्चय कर लें और तब अगर संकेत करें तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरा खरगोश है, यानी निश्चित तौर पर हम अपनी बात को कह रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कि यह मेरा खरगोश है। तो यह मतलब खरगोश, ये खरगोश मेरा है, तो ये निश्चित तौर पर है कि उसको पूरा विश्वास है कि ये खरगोश उसका है, तो उसकी जगह हमने यह शब्द का प्रयोग किया। अब खरगोश मेरा खरगोश है ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना, तो हम उसकी तरफ इशारा करके बोलेंगे कि यह खरगोश मेरा है, तो यह शब्द सर्वनाम हुआ जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। उसी प्रकार इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। अब इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि कक्षा 8 के बच्चे बहुत चंचल है, लेकिन इसकी जगह हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द जो हुआ वो सर्वनाम हुआ। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब यहाँ पर निश्चित है कि इसी कक्षा के जो बच्चे हैं वे बहुत ज़्यादा चंचल हैं, तो यहाँ पर ये शब्द सर्वनाम हुआ। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा जो है तीसरा जो है सर्वनाम का भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए। ऊपर जो हमने पढ़ा है निश्चयवाचक सर्वनाम, वो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति या उस घटना का या उस जगह का हमको संबोधन करवाता है, वो निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे अनिश्चय है, मतलब कुछ निश्चित नहीं है, कुछ ठोस वजह नहीं है, वो अचमंजस में है। तो वो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न करे वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो समझ में आ गई बात? अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्यों कहलाता है? क्योंकि वो निश्चित तौर पर हमें तय नहीं होता। जैसे कि लगता है यहाँ कुछ हो गया है। अच्छा, यहाँ पर इनको लग रहा है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि कुछ हुआ ही होगा,
यहाँ पर इनको लग रहा है, यानी मैंने बोला ना अनिश्चित तौर पर, ऊपर कैसा था निश्चित तौर पर, यहाँ पे अनिश्चित तौर पर। तो जो कुछ शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम पूरा शब्द वापिस से पूरा वाक्य वापिस से पढ़ते हैं। लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बहुत भीड़ है। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द कुछ प्रयोग किया गया है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, भैया कोई है जो तुम्हें बुला रहा है, जो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को नहीं पता है। कहने का मतलब जब कोई शब्द, जब कोई वाक्य निश्चित तौर पर उसकी पुष्टि हो कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, जैसे कि इसमें खरगोश में थी कि खरगोश उसी का था, तो उसने पूरी ठोस वजह के साथ बोला। और दूसरा कि उसने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो सर्वनाम कहलाया, जैसे यह। उसी प्रकार इस कक्षा में जो शब्द जो वाक्य है उसमें इस शब्द को जो है वो सर्वनाम की संज्ञा दी गई। उसी प्रकार यहाँ पर जो नीचे है, लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बहुत भीड़ है, तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसकी ठोसता नहीं दिख रही। तो यहाँ पर कुछ जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पे भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, यहाँ पे कोई शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आशा है आपको अभी तक की पढ़ाई गई सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद के भी जो 3 भेद हैं, जो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं वो, और आगे के 2 और भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैंने अच्छे से परिभाषित करके व्याख्या कर दी और आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इस पाठ को लेके कोई संशय हो गया, कोई दुविधा होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप मुझे लिख करके या बोल करके पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। अब इस पाठ को मैं यहीं विराम देती हूँ। आप लोग इस पाठ को घर पे वापस से दोहराइएगा, मेरे वीडियो को अगर हो सकेगा तो वापस देख के दोहराइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक पाठ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके परीक्षा पत्र में ये पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी आपको आ सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से समझिए और अच्छे से उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो अब इस पाठ को मैं यहाँ विराम देती हूँ। इसी पाठ को अगला हम अपने लेक्चर में आपको आगे और व्याख्यात करेंगे सर्वनाम को ही, क्योंकि सर्वनाम के भी कुछ भेद बाकी हैं, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसको हम व्याख्यात करेंगे, इसकी परिभाषा बताएंगे और इसके उदाहरण भी आपको देंगे। तब सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।